हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हमारी सेकेंड पोएम फायर एंड आइस को। दोस्तों ये है चैप्टर 1 की सेकेंड पोएम। चैप्टर 1 जो लेटर ऑफ गॉड था हमारा, उसकी फर्स्ट पोएम द डस्ट ऑफ स्नो हमने कंप्लीट कर ली थी। इसके क्वेश्चन आंसर अगर आपने इसे नहीं देखा है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसके क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं और इसे भी समझ सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक था वो सेकेंड पोएम है फायर एंड आइस। बहुत अच्छी पोएम है, दोनों के पोइट सेम ही है, रॉबर्ट फॉस्ट। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इस पोएम का फुल एक्सप्लेनेशन, साथ में इसमें राइमिंग स्कीम कौन सी यूज़ हो रही है उसके बारे में, और कौन कौन सी पोइटिक डिवाइसेस का इसमें यूज़ किया गया है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको भी मज़ा आए वीडियो देखने में। चलिए बात करते हैं पोएम की। तो सबसे पहले जो पोएम है फायर एंड आइस, ये एक सिंबॉलिक पोएम है। सिंबॉलिक पोएम कैसे? क्योंकि इसमें जो फायर एंड आइस का यूज़ किया गया है, फायर का मीनिंग यहाँ पर डिज़ायर से हुआ है और आइस का मतलब हेट्रेड, मतलब नफ़रत, जो हेट होती है उससे यहाँ पर इसका मीनिंग बताया गया है। तो ये इसी तरह से इसको सिंबॉलिक पोएम बताया गया है कि इसका कुछ और मीनिंग, सिंबल बनाए गए यहाँ पर फायर और आइस को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट का पैराग्राफ पढ़ते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। यहाँ पर जो रॉबर्ट फॉस्ट पोइट हैं वो कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि जो ये वर्ल्ड है, संसार है, ये किसी ना किसी दिन तो एंड होगा। ठीक है, तो इसमें से कुछ लोगों का मानना है कि ये फायर से एंड होगा, मतलब आग, गर्मी की वजह से ये एंड हो जाएगा, या फिर कि कुछ लोगों का मानना है कि ठंड के कारण ये ख़त्म हो जाएगा। अब गर्मी और ठंड से क्या मतलब है? गर्मी से मतलब ये है कि एक साइंटिफिक तरीका है, जैसे कि जो किसी भी चीज़ का बनना हुआ होता है तो वो कभी ना कभी तो ख़त्म होता है। इसी तरह से साइंटिफिक जो तरीका होता है ये कहता है कि जो पृथ्वी है, अर्थ है, उसका एंड होना ही है, जो संसार है, वर्ल्ड है, उसका एंड होना ही है। तो कुछ लोग इसमें ये राय देते हैं कि जो वर्ल्ड का एंड होगा वो सन के कारण होगा, मतलब सन एकदम से बस्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना, टुकड़ों में बढ़ जाएगा। और इससे क्या होगा कि जितना पूरा जो वर्ल्ड है, उस जैसे ही सन बस्ट होगा उसके साथ पूरा वर्ल्ड भी ख़त्म हो जाएगा। इतनी गर्मी बढ़ जाएगी क्योंकि अब हम धरती पर रहते हैं और जो सन है वो बहुत दूर है, फिर भी हम उसकी हीट को सहन नहीं कर पाते हैं। तो जब वो टूट जाएगा तो फिर कितनी हीट उसके अंदर से निकलेगी, और जब वो टूटेगा, जब ऐसा होगा तो पूरी जो वर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और वहीं पर कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि ठंड के कारण, है ना, मतलब जो पूरा वर्ल्ड है, जो सन है, वो टूटने के बाद ठंडा हो जाएगा। जब हॉट, मतलब सन खत्म ही हो जाएगा तो फिर गर्मी तो रहेगी नहीं, और गर्मी नहीं रहेगी तो सब दूर ठंड का माहौल रहेगा। और ठंड में जब आग नहीं जला पाओगे आप लोग, आग नहीं रहेगी तो गर्मी कैसे मिलेगी? और उस तरह से ठंड के कारण, आइस के कारण सब दूर बर्फ हो जाएगा, और आइस के कारण जो वर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये एक साइंटिफिक मानना है लोगों का। लेकिन यहाँ पर जो पोइट है फायर एंड आइस के माध्यम से कुछ और समझाना चाहते हैं। तो वो नेक्स्ट की 2 लाइन में देखिए। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। यहाँ पर जो रॉबर्ट फॉस्ट है वो अपने ज़िंदगी के, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं, अपनी जो कविताएं होती हैं उनके माध्यम से। वो कहते हैं कि मेरे अनुसार जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है कि हाँ, वर्ल्ड का विनाश तो होना ही है, वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होना ही है ना, वर्ल्ड पेरिश होगा, पेरिश का मतलब होता है मरना, पेरिश होना ही है। लेकिन जो मैं अब देख रहा हूँ, ये जो फायर और जो आइस है, ये तो साइंटिफिक एक बात हो गई कि विज्ञान मानता है कि इस तरह से वर्ल्ड का विनाश होना। लेकिन मेरा मानना है कि इससे पहले जो लोगों की इच्छाएं हैं, डिज़ायर है, वो इस संसार का विनाश कर देगी। क्योंकि यहाँ पर जो फायर है, उसका जो फायर एक सिंबल है और इसका यूज़ किया गया एज अ डिज़ायर, है ना। पोइट इस फायर को डिज़ायर से जोड़ते हैं कि जिस तरह से फायर, जो आग रहेगी, वो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करेगी, तो डिज़ायर भी वही काम कर रही है। डिज़ायर मतलब इच्छाएं। हमारी आजकल का जो व्यक्ति होता है, जो ह्यूमन होता है, उसकी इच्छाएं इतनी बढ़ गई है, उसकी डिज़ायर इतनी बढ़ गई है कि वो अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और यहाँ तक कि हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि डिज़ायर का कोई अंत ही नहीं है। जब हमारी छोटी डिज़ायर पूरी होती है तो हम बड़ी डिज़ायर के लिए ललचाते हैं। लालच हमारा कभी ख़त्म ही नहीं होता है ना। अगर हमें 10 रुपये मिलते हैं
तो हमारी लालच और बढ़ जाती है कि हमें 20 रुपये मिले, और 20 मिलते हैं तो 50 रुपये की हमारी डिज़ायर होती है, 50 मिलते हैं तो हज़ारों की, फिर लाखों की, करोड़ों की। तो ये डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होती है। और इस डिज़ायर के चलते ही मतलब अपनी डिज़ायर को पूरा करने में जो ह्यूमन इस तरह से लगा हुआ है कि उसे किसी की भी चिंता नहीं है। लोग मरते हैं तो मरने दो, खराब काम होता है तो सब कुछ खराब होने दो, जो डिस्ट्रॉय हो रहा है उसे होने दो, बस अपनी डिज़ायर को पूरा करो। तो कवि इस तरह से कहते हैं कि जो डिज़ायर है वो फायर का काम कर रही है आज के वर्ल्ड में। मतलब फायर से तो पता नहीं कब वर्ल्ड खत्म होगा, लेकिन डिज़ायर से वर्ल्ड बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मतलब ये जो डिज़ायर है वो फायर का काम कर रही है। तो आई होप ये आपको जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये समझ में आया होगा कि वर्ल्ड तो ख़त्म होना ही है, और पोइट के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पोइट कहते हैं कि डिज़ायर फायर का काम कर रही है, और डिज़ायर ही एक दिन इस वर्ल्ड को ख़त्म करेगी। ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ देखिए। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैट। अब यहाँ पर सेकेंड पैराग्राफ में पोइट कहते हैं कि अगर मान लीजिए जो वर्ल्ड है वो 2 बार में ख़त्म होगा, है ना, एक बार ख़त्म होने के बाद एक बार और ख़त्म होगा, तो मेरा ये मानना है कि जो लोग आइस की तरफ जाते हैं ना, कि नहीं, मतलब कुछ लोगों का मानना था कि फायर से जो वर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय होगा, फायर मतलब डिज़ायर से, और कुछ लोगों का मानना था कि आइस मतलब आइस का जो आइस के लिए यूज़ किया गया हेट को, है ना, हेटरेड, नफरत को। तो कुछ लोगों का मानना था कि आइस से मतलब ठंड के कारण जो वर्ल्ड है वो विनाश होगा। तो जो पोइट कहते हैं कि अगर वर्ल्ड को 2 बार विनाश होना है, वर्ल्ड का 2 बार डिस्ट्रॉय होना है, तो फर्स्ट बार तो मैं एग्री करता हूँ कि हाँ, जो डिज़ायर है उससे जो वर्ल्ड है वो विनाश हो जाएगा वर्ल्ड का। और सेकेंड जो है, अगर सेकेंड बार भी टाइम मिलता है, मतलब 2 बार में अगर विनाश होना है, तो मैं जो लोग आइस की तरफ एग्री करते हैं कि हाँ आइस से जो वर्ल्ड का डिस्ट्रॉय होना निश्चित है, तो मैं उनसे भी एग्री करता हूँ। अब किस लिए एग्री करता हूँ? क्योंकि आइस को यहाँ पर जो वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है वो है हेट, नफरत, मतलब लालच और डिज़ायर से वर्ल्ड को ख़त्म होना ही है। और यहाँ पर नफ़रत की बात की गई है कि अगर इससे ख़त्म नहीं हुआ तो नफ़रत से तो डेफिनेटली जो वर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय होने ही वाला है। वर्ल्ड का पेरिश हेट्रेड से डेफिनेटली हो जाएगा। मतलब समझ रहे होंगे आप कि नफ़रत को लेकर के आज इस तरह से बता सकते हैं कि मतलब जो हेट है वो इस तरह से जगह कर लेती है ह्यूमन बींग्स के अंदर कि उसको कुछ मतलब नहीं होता है किसी से भी, वो सबको घृणा की नज़र से देखता है, लड़ाई झगड़े करता है और एक दूसरे से लड़ने में तुला होता है। इसका बुरा करना, उसका बुरा करना, मतलब बुराई कहने का मतलब, हेट्रेड का मतलब होता है बुरा करना, बुराई होना, सबका बुरा चाहना। तो ऐसा करके भी हम वर्ल्ड का विनाश कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से 2 तरीके से बताया गया है पोइट ने, 2 तरीके से वर्ल्ड का विनाश होने वाला है। एक तो वो साइंटिफिक तरीका तो आप रहने दो, फायर एंड आइस का, वो तो साइंटिफिक तरीका है कि हाँ एक ना एक दिन इस तरह से होगा और वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। लेकिन जो पोइट है वो ऐसा कह रहे हैं उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि जो डिज़ायर है और जो सेकेंड वर्ड है हेट्रेड, नफरत, ये दोनों फायर एंड आइस का काम कर रही है। ये दोनों भी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने में लगी हुई है। अगर इनको कंट्रोल नहीं किया तो वर्ल्ड वैसे भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि इंसान की लालच कभी खत्म होने वाली नहीं है। और नफ़रत एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, एक ऐसा शस्त्र है जिसका अगर यूज़ करना नहीं छोड़ा इंसानों ने, ह्यूमन बींग्स ने, तो ये वैसे भी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगी। अगली 2 लाइन में देखिए, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। सफिस का मतलब होता है बी सफिशियंट, मतलब पर्याप्त होना। और यहाँ पर बताया गया है कि अगर वर्ल्ड को 2 बार मौका मिले डिस्ट्रॉय करने का, तो फर्स्ट बार तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा फायर से, मतलब डिज़ायर से, और दूसरी बार मौका मिले डिस्ट्रॉय करने का तो वो कौन करेगा? आइस करेगा, मतलब हेट्रेड करेगा। और ये बिल्कुल पर्याप्त है एक वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये दोनों ही जो चीज़ें हैं ये इनफ है, सफिशिएंट है कि हाँ इन दोनों से जो वर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये कहना चाहते हैं कि नफ़रत और लालच ये दोनों ऐसी बुराइयां हैं जो साइंटिफिक तरीके से अगर सूरज, चंदा ये इस तरह से धरती का विनाश नहीं होता ये, तो ये दोनों चीज़ें डेफिनेटली जो वर्ल्ड है उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। क्योंकि ना तो कभी लालच ख़त्म होने वाला है और ना ही कभी नफ़रत, क्योंकि नफ़रत तो बहुत ही बुरी चीज़ है। नफ़रत एक बार हम पाल लेते हैं तो वह छूटती नहीं है। उसके नफ़रत में इंसान को दूसरे इंसान का कितना भी बुरा हो जाए उससे उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब बुरा होता जाएगा, चीज़ें ज़्यादा बिगड़ती जाएंगी, तो वर्ल्ड का डिस्ट्रॉय होना निश्चय हो जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन।
आई होप आपको दोनों पैराग्राफ्स अच्छे से समझ आएंगे। और इसके बाद हम देखते हैं इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। सबसे पहले राइमिंग स्कीम कैसे देखा जाता है, तो जो देखिए फर्स्ट जो पैराग्राफ है इसके अंदर जो लास्ट का वर्ड है फायर, है ना। राइमिंग स्कीम लास्ट के वर्ड से देखी जाती है। लास्ट का जो वर्ड है फायर और इसके जैसा सेकंड वर्ड अगर एक जैसी राइमिंग मिल रही है, जैसे फायर डिज़ायर, है ना, केक बेक, ये राइमिंग स्कीम होती है। दोनों सेम वर्ड की एक जैसी राइमिंग होती है, एक जैसा उनका प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पर फायर फर्स्ट हमारा राइमिंग वर्ड है तो हम इसे लिख देंगे ए। अब अगर जो भी वर्ड जो फर्स्ट पैराग्राफ में जो भी वर्ड इसके जैसा मिलेगा उसे हम ए रखेंगे। जैसे आइस यहाँ पर नहीं है तो हम इसे कुछ भी नहीं लिखेंगे अभी। उसके बाद डिज़ायर, डिज़ायर के लिए भी हम ए लेटर का यूज़ करेंगे, वो भी स्मॉल, ठीक है। और फायर, फायर भी सेम है, फायर डिज़ायर एंड फायर, तो तीनों के लिए हम ए लेटर का यूज़ करेंगे राइमिंग स्कीम दिखाने के लिए। और जो सेकेंड लाइन में आइस लिखा है ये इनसे डिफरेंट है तो हम इसे बी कर देंगे, बी। इस तरह से जो हमारी राइमिंग स्कीम बनी है फर्स्ट पैराग्राफ की वो बनी है ए बी ए ए, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ में देखिए ट्वाइस, ट्वाइस किससे मिलता जुलता है, आइस से, है ना, आइस एंड ट्वाइस। तो यहाँ पर हमने आइस के लिए लिखा था बी, तो ट्वाइस के लिए भी लिख देंगे बी सेकेंड पैराग्राफ में। उसके बाद हेट, नया वर्ड है हमारे लिए तो हम हेट को भी रहने देंगे। देखिए अगेन थर्ड लाइन में फिर से लिखा आइस तो उसे भी हम कर देंगे बी, ठीक है। अब सबसे लास्ट में लिखा सफीस, तो सफीस बी आइस वाले जो वर्ड है उससे मिलता जुलता है तो उसमें भी हम लिख देंगे बी। और जो हेट वर्ड है वो हमारा बनता है सी से, क्योंकि ये नया वर्ड हमारे लिए आया है। तो इसी तरह से जो नए वर्ड आते जाएंगे उन्हें हम कंटिन्यूसली आगे बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरह से जो हमारी फर्स्ट पैराग्राफ की राइमिंग बनी थी वो बनी थी ए बी ए, और सेकेंड पैराग्राफ की राइमिंग बनी है हमारी बी सी बी एंड बी, ठीक है। इस तरह से हमारी राइमिंग कंप्लीट हो जाती है और राइमिंग इसी तरह से पता लगाया जाता है लास्ट के वर्ड से। अब इसके बाद हमें देखना है कि इसमें कौन कौन से पोइटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है। पोइटिक डिवाइस का मतलब होता है जैसे हिंदी की कविताओं में अलंकारों का यूज़ किया जाता है ना, कविता को और सुंदर बनाने के लिए और जो पढ़ते हैं कविताओं को उनका ध्यान एक आकर्षण करने के लिए, है ना, अलंकारों का यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह से इंग्लिश के अंदर जो पोएम्स होती है उनमें पोइटिक डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है, ये भी इंग्लिश के अलंकार होते हैं। तो सबसे पहला जो पोइटिक डिवाइस इस पोएम के अंदर यूज़ हुआ है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब एक लाइन में जो लेटर्स जो वर्ड्स होते हैं उनका लेटर का जो फर्स्ट लेटर का जो साउंड है वो सेम हो। जैसे जो फर्स्ट लाइन यहाँ पर देखिए सम एंड से और वर्ल्ड और विल, है ना, तो इसमें जो फर्स्ट लेटर है वो सेम है तो यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। और उसके बाद जो सेकंड पोइटिक डिवाइस है वो एसोनेंस का यूज़ यहाँ पर हुआ है। जैसे फोर्थ लाइन में देखिए लिखा है होल्ड दोस और फेवर हु, यहाँ पर जो मेन प्रोनाउंसिएशन है वो वोवेल का हो रहा है, जैसे होल्ड में ओ, दोज में ओ। तो जो जिस लाइन के अंदर अगर ज़्यादा वोवेल्स का यूज़ होता है उनमें हम मतलब प्रोनाउंसिएशन में वोवेल्स का यूज़ होता है तो वहाँ पर एसोनेंस पोइटिक डिवाइस होती है। नेक्स्ट जो पोइटिक डिवाइस है वो है एंजाबमेंट। एंजाबमेंट पोइटिक डिवाइस को किस तरह से पहचाना जाता है, वो होता है कि अगर किसी पोयम की जो पैराग्राफ रहते हैं, स्टेंजास रहते हैं, उनमें बिना कोमा या बिना फुल स्टॉप के वो कंटिन्यूसली चलती रहती है तो वहाँ पर एंजाबमेंट पोइटिक डिवाइस होती है। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ को देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ में जो फर्स्ट लाइन है वो खत्म नहीं हुई है, वो सेकंड लाइन पे आकर खत्म हुई है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में कोमा भी नहीं है तो यहाँ पर एंजाबमेंट पोइटिक डिवाइस है। इसी तरह से थर्ड लाइन में भी देखिए यहाँ पर भी कुछ नहीं दिख रहा है। और सेकेंड पैराग्राफ की सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन में भी आपको
कुछ भी कोमा या फुल स्टॉप नहीं दिख रहा है, कंटिन्यूसली चलती जा रही है, तो इसलिए इसमें जो पोएटिक डिवाइस है वो एन्जाम्बमेंट होगा। अगली जो पोएटिक डिवाइस है वो होगी पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन का मीनिंग होता है कि जब नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की तरह ट्रीट किया जाए। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की तरह ट्रीट किया जाए तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर फायर एंड आइस को, या डिज़ायर और क्या था, हेट्रेड, इन्हें लिविंग थिंग्स की तरह ट्रीट किया गया है। ठीक है, इस तरह से जो नेक्स्ट रहेगी आपकी जो पोएटिक डिवाइस वो है एनाफोरा। एनाफोरा में क्या होता है कि जिस तरह से फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन या थर्ड लाइन बाय लाइन अगर सेम वर्ड आपको दिखे, रिपीट होते हैं सेम वर्ड अलग अलग लाइन में, तो वो एनाफोरा होता है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में सम वे लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में, और सेकंड लाइन में भी सम वे लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है अलग अलग लाइनों में, ये एनाफोरा पोएटिक डिवाइस होती है। ठीक है, तो ये हमने पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बात की है। अब हम बात करते हैं जो हमारे क्वेश्चन है यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में बताया गया है कि फॉर फर्स्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, हियर आर सम आइडियाज। यहाँ पर कुछ मीनिंग दिए हुए हैं, लगभग 12 मीनिंग यहाँ पर हैं। इन मीनिंग्स में आपको बताना है कि फायर का मतलब जो डिज़ायर होता है उससे रिलेटेड वर्ड यहाँ पर कौन कौन से हैं, और आइस का जो मीनिंग निकलता है हेट्रेड, नफरत, उससे रिलेटेड यहाँ पर उसका कह सकते हैं उनके सिनोनिम्स यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले सभी के मीनिंग्स में आपको क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट में ग्रीड है, ग्रीड का मीनिंग होता है लालच। ठीक है, और जो आइस है उसका मतलब होता है नफरत, तो यहाँ पर आइस का इससे कोई लेना देना नहीं है। फायर, फायर का मतलब डिज़ायर, और डिज़ायर का मतलब भी होता है इच्छाएं या लालच। तो ग्रीड का जो मीनिंग है वो फायर से मतलब डिज़ायर से मिल रहा है, तो हम इसे टिक कर देंगे एज ए फायर का, ये है सिनोनिम से हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। सेकेंड वर्ड है हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है झगड़ा, टकराव या संघर्ष, है ना, लड़ना झगड़ना। और कब लड़ता झगड़ता है इंसान, जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है या फिर अपनी डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए उसे ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो ये वर्ड भी किससे रिलेट करता है, फायर से, तो इसके लिए इसे भी आप अलग कर दीजिए फायर के लिए। थर्ड वर्ड है इनसेंसिटिविटी। इनसेंसिटिविटी का मतलब होता है असंवेदनशीलता या दूसरों की फीलिंग को महत्व नहीं देना, उसे समझना नहीं। और ये कब होता है, जब हम किसी से नफरत करते हैं। तो कंप्लीट हो गया इसका मीनिंग। ये जो मीनिंग है ये स्टैंड करता है किसके लिए, आइस के लिए। ठीक है, तो इसे हम आइस वाली कैटेगरी में लिख देंगे। अगला जो वर्ड आता है एवरिस। एवरिस का मीनिंग लालच होता है, और जिसका भी मीनिंग लालच या डिज़ायर होगी वो किस में जाएगा, फायर में, तो इसे हम फायर की कैटेगरी में लिख देंगे। अलग है फ्यूरी। फ्यूरी का मतलब क्रोध आना, तेज, गुस्सा, नफरत। तो ये कब होता है, गुस्सा या क्रोध आना, ये जब हमारी डिज़ायर्स पूरी नहीं होती है, या जो हमें चाहिए होता है वो हमें मिलता नहीं है, तब ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती है। तो इसको हम कैटेगरी में डालेंगे फायर वाली। ठीक है, अगला आता है कोल्डनेस। कोल्डनेस का मतलब होता है रूखापन। ठीक है, रूखापन मतलब किसी के प्रति घृणा करना, या फिर उसकी फीलिंग्स की कदर ना करना, वो कुछ बोले तो उसका आंसर ना करना, है ना, कठोरपन रहना। इस तरह से जो कोल्डनेस का मीनिंग होता है, और ये मीनिंग्स हमें बताते हैं कि ये जाएंगे आइस में। आइस मतलब नफरत की तरफ, हेट की तरफ। उसके बाद आता है क्रूएल्टी, मतलब निर्दयता और क्रूरता, जिसमें दया ना हो। दया किस पर नहीं आती है, जिससे हम नफरत करते हैं उसके ऊपर दया नहीं आती है। तो ये जो वर्ड है वो जाएगा किस कैटेगरी में, आइस वाली कैटेगरी में। नेक्स्ट वर्ड है लस्ट। लस्ट का मीनिंग होता है अभिलाषा, लालसा, डिज़ायर, हवस, है ना, ये सारे इसके वर्ड होते हैं। और जैसे हमने लालसा और डिज़ायर को देखा, हमें पता चल गया कि ये वर्ड रिलेट करेगा फायर कैटेगरी से। इसके बाद आता है इनटॉलरेंस, मतलब असहनीयता, या जिसे हम सहन नहीं कर सकते, और वो होता है नफरत की कैटेगरी में। कैसे, जैसे कि अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो हमें उसकी एक बात भी सहन नहीं होती है, भले वो अच्छी हो या बुरी हो, हम उसे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो क्लियर हो गया, जो आइस कैटेगरी है उसके अंदर ये वर्ड जाने वाला है। और थर्ड लास्ट है इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का मीनिंग होता है उदासीनता या किसी और के बारे में ना सोचना। जिस तरह से हमने ये इनसेंसिटिविटी वाला वर्ड देखा था, सेम यह भी वही वर्ड है, तो ये भी जाएगा आइस वाली कैटेगरी में। एंड देन जो लास्ट के दोनों वर्ड हैं
रिजिडिटी एंड हेट्रेड, ये दोनों ही वर्ड आइस वाली कैटेगरी में जाने वाले हैं। रिजिडिटी का मीनिंग होता है कठोर या फिर अकड़, है ना। और ये अकड़ और कठोर कब होते हैं लोग? नफरत के केस में। और हेट्रेड का मतलब तो नफरत होता ही है। तो यहाँ पर जो फिर से मैं बता देता हूँ, ग्रीड, कॉन्फ्लिक्ट, एवरेज, फ्यूरी एंड लस्ट, ये सारी कैटेगरी है फायर वाली। और बाकी जितने भी बचे हैं इनका मीनिंग हेट्रेड से मिलता जुलता है, नफरत से मिलता जुलता है। तो ये सारे आएंगे आइस वाली कैटेगरी के अंदर। तो ये हमने देखा, हमने पोएटिक डिवाइसेस देखी इसके अंदर, हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखा, और उसके बाद में इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी वो भी हमने देखी। और जो नीचे के दो मीनिंग से हैं, पेरिश एंड सफिस, पेरिश का मीनिंग होता है डाई, खत्म होना, मरना, एंड सफिस का मतलब भी सफिशिएंट, मतलब पर्याप्त होना। तो इस तरह से इस चैप्टर को हमने फुली कंप्लीट कर लिया है, एक्सप्लेनेशन इसका। और इसके क्वेश्चन आंसर आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसके क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा वीडियो में बताइए लाइक करके, और कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।